আপনারা দেখছেন খাস সংবাদ। আমরা আছি আপনাদের সঙ্গে। রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় চলছে উপনির্বাচন, তারই মধ্যে রাজ্য রাজনীতি ও কিছু ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েই সংবাদ মাধ্যমের সামনে এলেন ভারতীয় জনতা মজদুরের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিজেএমসির ভাইস চেয়ারম্যান নাজিরা এলাহি খান। I can't say anything about that matter because ये पूरा मैटर अब कोर्ट पर निर्भर करता है and I am completely in depression, so I really don't wanted to tell anything. Even I am not able to tell anything because अभी तो मुझे पूरा भरोसा है कोर्ट पर। मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि मैं कोर्ट पर पूरा पूरा भरोसा रख रही हूँ और I got bail, so I feel some kind of relief. आप अपना पहले परिचय दीजिए कि आप बीजेपी में किस किस पोस्ट पे हैं, क्योंकि आपको आपकी जब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट से मीडिया ने जब प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि बहुत से लोग आते हैं पार्टी में फिर चले जाते, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया था जिससे ये लगता था कि आप कौन से प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं? बिकॉज प्रेसिडेंट तो अभी 15 दिन पहले चेंज हो गए हैं। तो एक्स प्रेसिडेंट जो थे, एक्स प्रेसिडेंट दिलीप घोष जी, आई थिंक तब फिर वो श्रावंती जी को भी नहीं पहचानते होंगे, वो जोश को भी नहीं पहचानते होंगे, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पहचानते होंगे। और मुझे लगता है कि अब उनको दिलीप घोष जी को फोकस करना चाहिए कि बाबू सुप्रियो जी से भी जो लोग अटैच्ड हैं और मुकुल रॉय जी से जो अटैच्ड बहुत ज़्यादा हैं, जो अभी भी बीजेपी पार्टी में हैं, वो किधर जाने वाले हैं उस पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अभी क्योंकि वो प्रेसिडेंट है भी नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके बारे में कोई सवाल या जवाब करनी भी चाहिए। और मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे इतना बोलना ज़रूर चाहिए कि तब वो कहाँ थे जब श्रावंती जी कैंडिडेट होते हुए भी मदन मित्रा जी के साथ होली मना रही थी, और जोश जी नुसरत जहाँ के बच्चे के बाप हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद इसलिए ही वो लोग दोनों हार गए। तो बहुत सारे सवाल दिलीप घोष जी पर भी उठ जाते हैं, पर आई थिंक उनकी उम्र भी हो गई है, वो दूध से सोना निकालते हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतने उम्र दराज आदमी के लिए कोई बात करनी चाहिए। चुनाव में प्रियंका तिबड़ीवाल जी ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत हम सबको दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं पार्टी के प्रेसिडेंट चेंज होने के बाद मुझे लगता है कि अब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिनेरियो भी थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि कई सीनियर सिटीजन हैं जो युवा मोर्चा में है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आई थिंक कि अब जो सिनेरियो चेंज होगा उसमें कुछ अच्छा बदलाव आएगा, कुछ अच्छा देखने को आएगा। और पार्टी से अगर किसी को चूज करके टिकट दिया गया है, वो भी श्रीमती ममता बनर्जी के अपोजिट में दिया गया है, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। जैसे श्रावंती के लिए समझा गया था, जोश जी के लिए ही समझा गया था, वैसे ही बहुत कुछ समझा होगा। लेकिन एज पर माई ओपिनियन दिस इज अ वन साइडेड गेम, दिस इज अ वन साइडेड इलेक्शन। 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई ममता बनर्जी, जो बहुत ही प्रो पॉलिटिशियन है, उनके अपोजिट में मुझे लगता है कि किसी वेट वाले लीडर को अगर खड़ा किया जाता, जैसे श्रमिक भट्टाचार्य जी अगर खड़े होते, रूपा जी अगर खड़ी होती, लॉकेट दी अगर खड़ी होती, तो एक अलग ही सिनेरियो होता और एक अलग ही वेट होता उस सीट का। बीजेपी नेता told you earlier कि this is a one-sided election. This is a complete one-sided election. मैंने आपको पूरा क्लियर किया है कि हेवी वेटेज अगर कोई लीडर अगर पश्चिम बंगाल से खड़े होते तो संभावना एकदम से 50-50 की बैलेंस वाली होती कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन पार्टी ने अगर चूज किया, पार्टी किसी को भी चूज करेगी, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसके लिए प्रे करें, हम उसके लिए एफर्ट लगाएं, हम उसके लिए भगवान से भी प्रार्थना करें कि वो जीत जाए, क्योंकि वो सीट हमारी ही आएगी। तो ये एक अलग बात है, लेकिन हेवी वेटेज लीडर की जरूरत थी। शुभेंदु अधिकारी के क्या दांड़ कরানো হলো না, তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন? देखिए, शुभेंदु दा ने अपनी क्षमता दिखा दी। वो उनको दीदी को उन्होंने चैलेंज किया था कि वो हराएंगे, मात्रा चाहे जो भी रही हो, उन्होंने हराया और उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई कि नंदीग्राम वो वहां से मिदनापुर से जीते। तो वो एक बेंचमार्क उन्होंने बना दिया, ऑलरेडी उन्होंने बना दिया है अपना बेंचमार्क। शुभेंदु दा कोई आज या कल के पॉलिटिशियन नहीं है। शुभेंदु दा इज अ प्रो पॉलिटिशियन, तो उनका लेवल एक बहुत हाई प्रोफाइल लेवल है। তো আপনি কি করে বললেন যে ওখানে শুভেন্দু অধিকারী জিতেছে নন্দীগ্রামে? এখনো হাইকোর্টে বিচার চলছে,
এটা তো বলা যায় না যে ওখানে শুভেন্দু অধিকারীর জয় হয়েছে। नहीं देखिए প্রথম मैं প্রথম ঘোষিত হয়েছিল আপনার মমতা ব্যানার্জি জিতেছে, তারপরে আপনার ঘোষণা হয়েছে যে আপনার শুভেন্দু অধিকারী एज জিতেছে। ऑफ नाउ तो शुभेंदु अधिकारी जी ही वहाँ के एमएलए हैं। रही बात कोर्ट का जब विचार आएगा तो डेफिनेटली हम लोग उस पर चर्चा करेंगे ही, उस पर बात करेंगे ही। और आपका जो भी है पार्टी में आपका जो पोस्ट है वो थोड़ा सा हम लोगों को क्लियर कर दीजिए। मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता मजदूर सेल से, और कुछ दिन पहले मुझे बीजेएमसी से रेलवे बोर्ड चेयरमैन के लिए मुझे बीजेएमसी के थ्रू मुझे फेडरेशन का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया था। हमेशा लोगों ने मुझे देखा है काम करते हुए, और मैं काम करती रहूंगी। एक्चुअली देखिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए काम करती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। मैं किसी एक स्पेसिफिक आदमी के लिए, किसी स्टेट के एक स्पेसिफिक आदमी के लिए काम नहीं करती हूँ। तो आज भी मैं भारत माता की जय ही बोलूंगी, और जो ऐसे मैं बोलते आई हूँ वो मैं हमेशा बोलूंगी। দেখুন, आपका फ्यूचर का डिटेन्ड हुई, मैं पुलिस कस्टडी में रही, और मैं 14 दिन के लिए मैं जेल गई हूँ। तो डेफिनेटली मैं जेल में जो मैंने देखा है, मुझे वहाँ के बच्चों के लिए कुछ करने की बहुत मुझे इच्छा हो रही है कि वहाँ के प्रिजनर जो यूटी में हैं, जो कन्विक्टेड महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, और जिस तरह से एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उनकी सही परवरिश का प्रॉब्लम है। प्रिजनर अगर माँ है, कन्विक्टेड अगर माँ है, इट्स नॉट मीन के वो सब कुछ उनके बच्चे भी झेलें, वो जेल के माहौल को ही वो देखें। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उनके एजुकेशन के लिए, उनके करियर के लिए कुछ कर पाऊंगी। जेल के हाइजीन के लिए मैं ज़रूर कुछ करना चाहती हूँ। तो आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर द वुमेन्स जेल। আপনার 30 তারিখে আপনার ভোট ঘোষণা হয়ে গেছে আপনার, কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল সামনে আসছে, কি বলবেন? देखिए, मैं इस बार इलेक्शन में मैं थी नहीं, एवरीवन नोज कि आई वाज डिटेन्ड, तो आई कांट टेल मोर, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट 30 अक्टूबर को बोल रहे हैं ना हाँ, दादा? 30 अक्टूबर को फिर जो है ना 4 सीट पे घोषणा हुआ है, तो उस बारे में आप बोलो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सही कैंडिडेट देगा तो जीत हमारी पक्की है। क्योंकि 2019 के बाद 2021 में, जैसे 19 में लोगों ने मन बना लिया था कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, और हमारी 18 सीटें आई थी। उसी तरह 2021 में भी जनता ने मन बनाया था कि हमको वोट देना है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, शायद कैंडिडेट्स जनता को पसंद नहीं आए, तो हम लोगों को ये सिनेरियो देखना पड़ा। एफर्ट अगर सही रहेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आगे जो कारण जिसकी जहां मर्जी है वो जा सकता है, जो जिस पार्टी में कंफर्टेबल फील करता है वो वहां जा सकता है, जो जिस पार्टी को पसंद करता है वो वहां जा सकता है। और इसमें किसी को भी या मुझे भी कोई भी नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है। आप आज बाबुल सुप्रियो जी को लगा कि वो टीएमसी में ज्यादा बेटर है तो वो चले गए, मुकुल रॉय जी को लगा कि वो टीएमसी में ज्यादा बेटर है तो वो चले गए। मुझे कोई नेगेटिविटी जाहिर करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को अपने रूल रेगुलेशंस को और अपने एफर्ट को थोड़ा और ज्यादा बेटर करने की जरूरत है। बाबुल सुप्रियो बीजेपी में से तृणमूल में गए, उनका क्या वोट में इफेक्ट पड़ेगा क्या? जो हो गया 30 तारीख को कल चुनाव, मुस्लिम वोट लोग, क्योंकि आसनसोल में जो दंगा हुआ था उसमें बाबुल सुप्रियो बोले थे कि चामड़ा गुटिए देवो, नाम नहीं लिए थे लेकिन चामड़ा गुटिए देवो ऐसा बोले थे। इस पे बहुत से पढ़े एक समाज के आदमी लोग नहीं भागते कि बोल रहे हैं कि बीजेपी से एक प्लानिंग करके आप वहाँ पर राज कीजिए, हम यहाँ राज करेंगे। ऐसा है कि आप क्या सोचती है इसके बारे में? देखिए, वोट पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन और टाइम। अभी से तो बोलना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है। और बाबुल सुप्रियो जी ने अगर ऐसी कोई बात कही है कि चामड़ा गुटिए देवो, तो मुझे लगता है कि इट्स अ टाइप ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स, इट्स अ टाइप ऑफ डेफमेटिव रिमार्क्स। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए बोलते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था उनको, बट ठीक है। গতকাল আপনার জয় ব্যানার্জি বিজেপি নেতা বলেছেন যে যেখানে বাংলা বলতে আসে না সেখানে বাংলা দখলের জন্য আজকে আসছে, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জয়ী হবেন।
কি বলবেন? मैं जॉय बनर्जी जी के उस स्टेटमेंट को बिल्कुल अग्री करूंगी कि बंगाल में डेफिनेटली अगर आपको वोटर्स को, लेकिन ये अगर आप बीजेपी पार्टी ऑफिस में जा कर के वहाँ के बड़े लीडरों से करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे इस बारे में कोई जवाब भी देनी चाहिए। नहीं देखिए, आप भी एक सैनिक है, बीजेपी का एक सैनिक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का भक्त है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा बोलना ही होगा। नहीं, डेफिनेटली मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन कल्याण चौबे जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जो उन्होंने ये किया है? अब ये तो पार्टी ही बता सकती है, मैं नहीं बता सकती हूँ। नहीं, कल के बोला उनका गाड़ी में हमला हुआ था, ठीक है? हाँ, वो मैंने न्यूज में देखा है कि उनकी गाड़ी में हमला हुआ था। नॉट इवन दैट, जब वो 2021 में जब विधानसभा इलेक्शन में वो खड़े हुए थे तब भी उनके ऊपर काफी हमला हुआ है। उनकी काउंटिंग के बाद उनके ऊपर हाथ भी उठाया गया था। तो एक बहुत ही वेल एजुकेटेड आदमी है, स्पोर्ट्स फील्ड से आ रहे हैं और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड घर के इंसान हैं, बहुत मतलब बैलेंस टाइप के इंसान हैं, लेकिन सडनली उनको एक अलग पार्टी में जाकर के इलेक्शन एजेंट बनना पड़ा या उनको कैंडिडेट बनना पड़ा। वो क्यों बनना पड़ा, वो उन्होंने क्यों किया? हमला होना वो पुलिस देखेगी और कोर्ट देखेगा, लेकिन ये सब क्यों किया उन्होंने, ये पार्टी